हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में पहली टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, एंड देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन, कि हमारा अफ्रीका के साथ किस तरीके का डिफेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। देन यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन के बारे में हम लोग समझेंगे, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन बना है। एंड अगेन फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फिर से न्यूज़ में है, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि ये एक्शन फोर्स FATF के बारे में न्यूज़ में क्यों है, ये समझना ज़रूरी है। एंड येस, इस बार इंटरपोल मुझे लगता है कि पूरे मंथ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसे हम लोग समझेंगे कि इस आर्टिकल के बारे में, इंटरपोल के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट्स फिर से आपकी रिवाइज हो जाएगी। ओके, साथ ही सिर्फ नॉर्ड स्ट्रीम है यहाँ पे न्यूज़ में, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी है और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इसको पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे और क्यों अभी न्यूज़ में है ये भी समझेंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यहाँ पे अपॉइंट किया गया, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के चेयरमैन भी। इट मीन्स कि जो किशन गंगा और जो यहाँ पे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, उसके लिए आर्बिट्रेशन कोर्ट में चेयरमैन और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक न्यू स्टेप लिया गया है, दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स है ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आता है, जो कि कुछ डिस्प्यूट्स जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये जो ट्रीटी है हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक इंडस रिवर के ऊपर है। तो इंडस रिवर जो कि आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, सी यहाँ पे ये किशन गंगा डैम है, ठीक है, और ये रैतले डैम है। तो किशन गंगा और रैतले यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ये न्यूज़ में है। तो इंडस की अगर हम लोग बात करें, सो ये एक रिवर है जो कि आप लोग देख सकते हो, इसकी इस तरीके से यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे ये सडन डंप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसकी इंडस है, यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम, चेनाब, रावी, बेस और सतलज है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की, तो एक्चुअली ये किशन गंगा और जो नीलम है ये इसके ऊपर आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रिब्यूटरी है नीलम, ये किसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, तो झेलम की, और इसको इनॉग्रेट किया गया था 2018 में। वहीं अगर रातली यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात करें, तो ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है चेनाब रिवर पे। तो झेलम में किशन गंगा है और चेनाब में यहाँ पे रातले डैम है। साथ ही अगर देखिए वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर रही है। कई बार ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पे ये दोनों प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्ट को यहाँ पे फाइनेंस किया जा रहा है किसके द्वारा, तो रातले और सॉरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक इसको जो है फाइनेंस नहीं कर रही है, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान जो है, वर्ल्ड बैंक से ये पूछा गया कि टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिससे कि जो भी कंसर्न है इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। पाकिस्तान ने पूछा, वाइल इंडिया हैड आस्क्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के बारे में यहाँ पे इंडिया से पूछा गया, इंडिया ने पूछा, ठीक है, सिमिलर कंसर्न को लेकर। आइए अब समझते हैं इस ट्रीटी के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1960 में ये ट्रीटी आया। तो दोनों कंट्री जो है वो डिपेंडेंट है इंडस वाटर में, और इंडस वाटर की जैसे कि ट्रिब्यूटरी आपने देखा, तो उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग जो है फाइनली ये ट्रीटी निकल कर आए। तो 1951 में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ऑफ़र किया गया कि मेडिएट करना, क्योंकि वाटर शेयरिंग जो डिस्प्यूट है ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा था। यानी कि आफ्टर आप देखो पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, तो उसके बाद ये पानी का भी पार्टीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटराइज हो चुके थे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आए, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मेडिएट किया गया वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। तो फाइनली यहाँ पे आप देखो 9 साल इस पर बातें चला, और 9 साल के बाद एक कंक्लूजन निकला कि एक एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे निकल कर आया दोनों कंट्री के बीच में, जो कि यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया। और इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ कि जो राइट और जो ऑब्लिगेशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको डीलिमिट कर दिया गया फॉर द यूज़ ऑफ वाटर, जो कि इंडस रिवर का है। इंडिया पाकिस्तान और जो वर्ल्ड बैंक है वो इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज हैं। तो अगर हम लोग इंडस की बात करें, तो ये ओरिजिनेट तो होता है तिब्बत से, और चाइना को तिब्बत से ओरिजिनेट तो होता है, लेकिन फिर भी चाइना को इस ट्रीटी से बाहर रखा गया है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे थर्ड पार्टी गारंटर के द्वारा यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली ये ट्रीटी किसके बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। और यहाँ पे सलाह मशवरा, या फिर आप कह सकते हो कि वाटर की शेयरिंग को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए
वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ वाटर अगर हम लोग देखें तो ईस्टर्न जो वाटर है और वेस्टर्न वाटर है, ईस्टर्न वाटर जितना भी है यानी कि इंडिया वॉज लोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़। इट मीन्स आप देखो कि ईस्टर्न रिवर जो भी है वहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ यहाँ पे अलॉट किया गया कि जितना पानी का इस्तेमाल करना है कर लो। वेस्टर्न रिवर में अगर हम लोग देखें तो जो इंडस, झेलम और चेनाब का जो यहाँ पे वाटर है वो एलोकेट किया गया पाकिस्तान को। मैप में भी देख लीजिए, ये जो ब्लैक कलर की बॉर्डर है ये आपका इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे हो गया पाकिस्तान। तो जो ईस्ट साइड में है जैसे रावी, बेस, सतलज, ठीक है, और यहाँ पे है आपका झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीनों वेस्टर्न रिवर है। तो वेस्टर्न रिवर आ गया पाकिस्तान के तहत, ओके। साथ ही अगर हम लोग देखें, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को ये परमिट किया गया है कि आप सर्टेन जो एग्रीकल्चर यूजेस है वो कर सकते हैं। इट मीन्स कि खेती के लिए जो पानी को यूज़ करना है उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे रन ऑफ द रिवर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इट मीन्स कि जिस जगह से रिवर का पानी बहते जा रहा है उस जगह पे आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना लीजिए और यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज रखना है। इट मीन्स अप टू आप देखो 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक यहाँ पे आपको जो है वाटर का स्टोरेज रखना भी है एज़ पर क्राइटेरिया जो कि यहाँ पे इस ट्रीटी में आपका डिफ़ाइन किया गया। तो वो सब चीज़ भी यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलना है। पाकिस्तान की बात करें तो एक्चुअली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया है कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये दोनों जो प्रोजेक्ट है, एक तो झेलम रिवर पे और एक आपका जो है यहाँ पे जो चेनाब रिवर है उसमें बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज़ कर रहा है इसको लेकर कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट यहाँ पे इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो अगर वो इस स्पेसिफिकेशन के साथ अगर कंप्लाई नहीं करते, जैसे ट्रीटी की जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन है ना, तो उसको यहाँ पे फॉलो करना है। तो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे पाकिस्तान आगे निकल कर आए। साथ ही आप देखो मेनली पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहा है इंडियन का प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे वाटर को यूटिलाइजेशन का है। वेस्टर्न रिवर से जो है वो वाटर की यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं जबकि उनको यहाँ पे पावर है ईस्टर्न रिवर का। फाइन, एग्जाम्पल आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे सलाल जो डैम प्रोजेक्ट है, बगलीहार जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और शाकुर ये है आपका शाहपुर कांडी डैम है। साथ ही यहाँ पे आपका मल्टीपर्पज़ अगर हम लोग देखें प्रोजेक्ट भी है। तो ये सब अगर आप देखोगे या फिर रावी बेस लिंक है तो ये सब आप एग्जांपल देख सकते हो ये सारे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो परमानेंट इंडस कमीशन है। तो कमिश्नर्स जो है वो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट होते हैं जो कि इस तरीके की ट्रीटी में जो है कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से एक्सचेंज होता है। इट मीन्स कि कैसे पानी को यूज़ करना है, किस तरीके से यहाँ पे पानी की जो प्रॉब्लम है उसको आगे यहाँ पे रिजॉल्व करते हुए चलना है। तो परमानेंट इंडस कमीशंस जो है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि 1 साल में एक बार तो आप मीटिंग कीजिए अल्टरनेटिवली। इट मीन्स कि ऑल्टरनेट करके अगर एक ईयर में जैसे कि 2022 में अगर इंडिया में मीटिंग किया है तो नेक्स्ट ईयर इट शुड बी इन पाकिस्तान। देन ये जो ट्रीटी है इसमें 3 टियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इट मीन्स कि आप देखो कि 3 टियर है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि फर्स्ट टियर है, एक बार आप समझो कि नीचे कहीं किसी कोर्ट में यहाँ पे अगर सुना जाएगा, इससे नहीं संतुष्ट है तो फिर सेकंड टियर में इससे ऊपर जाएंगे, फिर थर्ड टियर में। इस तरीके से यहाँ पे आपका 3 टियर में डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका फंडा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसमें यूनिलैटरल एग्जिट प्रोविज़न है ही नहीं। इट मीन्स कि आप समझो कि कल को अगर मुझे लगे मुझे नहीं, भारत को लगे कि हमें इस ट्रीटी से बाहर निकल जाना चाहिए, ये तो हमारे लिए यूज़फुल है नहीं, तो हम लोग इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को भी लगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो लगता ही होगा कि यहाँ पे जो है कभी भी इस ट्रीटी को छोड़ के भाग जाए, तो वो यहाँ से भाग नहीं सकता। ये एक अच्छी यहाँ पे आप समझो कि प्रोविज़न बनाई गई है कि कोई भी कंट्री जो है दोनों में से अपने आप निकल के इससे नहीं भाग सकते। साथ ही आप देखो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी आज के डेट में ये कहा जाता है, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट, वॉर वगैरह जो है ये सब कुछ देखने को मिला, बट फिर भी सक्सेसफुल है, इस तरीके से यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगेन हम लोग यहाँ पे इंडस वाटर की जो इश्यूज़ हैं उसे हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है ना कि जो वाटर की यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहती है, डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों कंट्री जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने अपने यहाँ पे इसको लेकर कि उनको कितना पार्टिसिपेशन, कितना यहाँ पे पार्टी का वाटर का प्रोपोर्शन मिला है। तो आप देखो कि 80% जो वाटर है वो तो पाकिस्तान में एलोकेटेड है, और ये ट्रीटी जो है
वो अनफेयर सेटलमेंट कर रहा है इंडिया के साथ, ऐसा यहाँ पे क्लेम किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी एम्बिगियस इन नेचर है और कॉन्फ्लिक्ट का भी ये कारण देखने को मिलता है। ये जो ट्रीटी है ये एक्सटेंसिवली टेक्निकल है और वेस्टर्न रिवर जो है वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड रीजन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से होकर ही ये बहता है, तो ये भी एक कारण होता है, यहाँ पे भी लोग झगड़ते ही रहते हैं। तो दिस इज़ अगेन द बिगेस्ट इशू। साथ ही लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट है, जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखते ही हो कि कोई भी तरीके का यहाँ पे ट्रस्ट है नहीं, तो ये भी एक अगेन प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सब ऑप्टिमल डेटा शेयरिंग है। ये जो डेटा शेयरिंग फ्लो का है, जो डेटा यहाँ पे आपका शेयर किया जा रहा है दोनों कंट्री के बीच में या फिर और भी यहाँ पे जो कमीशन वगैरह है उनके बीच में जो डेटा का शेयरिंग हो रहा है वो यहाँ पे उस तरीके का नहीं हो रहा है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन हमेशा दोनों कंट्री के बीच में बनी रहती है। साथ ही लिमिटेड रोल है जो गारंटर है। फॉर एग्जांपल आप देखो जो करंट डिस्प्यूट्स है यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का, तो वर्ल्ड बैंक को यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट और साथ ही साथ चेयरमैन को अपॉइंट किया गया कि ये जो डिस्प्यूट निकल कर आए हैं उसको यहाँ पे रिजॉल्व करें। तो इसके अलावा लास्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो लैक ऑफ एडिक्वेट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड भी है। इंडस बेसिन की बात करें तो ये वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रेस्ड एक्विफायर्स है। साथ ही आप देख सकते हो बट ट्रीटी में क्या है ना कि गाइडलाइन नहीं है। इट मीन्स कि जो मेन इशू है ना जैसे कि क्लाइमेट चेंज है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का इसमें गाइडलाइन बेटर नहीं दिया गया जिससे कि इसको हम लोग रिजॉल्व कर सके या मिटिगेट कर सके। साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूँ तो इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया गया या फिर कोई प्रोविज़न नहीं प्रोवाइड किया गया है कि कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर से डील करें इंडस बेसिन में। ओके, तो ये बातें रही। लेकिन अब देखते हैं कि रिफॉर्म क्या क्या लेने की ज़रूरत है जिससे कि इंडस वाटर ट्रीटी को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन की वाटर कन्वेंशन है, राइट, तो इसके साथ रेटिफिकेशन करना होगा। देखिए सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन, ठीक है। रेटिफिकेशन कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को, रूल्स रेगुलेशन को हम लोग अपने ही देश में इम्प्लीमेंट कर लिए, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड अगर हम लोग अपने देश में कोई कानून ले आए तो हम लोग यहाँ पे रेटिफाई कर लिए। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उससे रिलेटेड कानून जो है हमारे देश में भी होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ हो, जो ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज है ना उसका इस तरीके से बेटर यूज़ हो। साथ ही अगर हम लोग देखें ग्लोबल फोरम है जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर के, तो एक स्ट्रक्चरली अगर साउंड फोरम देखें जो कि वाटर कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो ये क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेकिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि एक सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है ट्रांस बॉर्डर जो वाटर रिसोर्सेज है। तो देखिए ग्लोबल फोरम तो होना चाहिए जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर के बारे में बात करें। साथ ही ओपन डेटा जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ज़रूरत है कि जिससे कि हम लोग फ्री डेटा एक्सेस दे सके। जो इंटरनेशनल सुपरवाइजरी बॉडी है, जो भी इंटरनेशनल सुपरवाइजरी बॉडी है जो सुपरवाइज़ करती है उसको हम लोग को फ्री डेटा एक्सेस देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह इस जो ट्रीटी है इसमें वो प्रमोट हो सके और जो साइंटिफिक रिसर्च है वो अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे प्रमोट हो सके। साथ ही यहाँ पे जो ट्रीटी है उसको ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है क्योंकि आप देखो कि यूनिलैटरल जो एग्जिट है वो पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकता या फिर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान इस ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकता। तो इंडिया को क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन करनी चाहिए, जो भी एक्सेसिबल वाटर है इस रिवर के उसका यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन कीजिए, यानी कि जो कैनल है पंजाब में राजस्थान में उसको रिपेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक्सपेडिट करें जो न्यू प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक तो हो गया आपका ऊज में, साथ ही साथ यहाँ पे शाहपुर कांडी हो गया रावी में। और क्या करना होगा तो री नेगोशिएट करना होगा ट्रीटी को। इट मीन्स कि दोनों देशों को, इंडिया पाकिस्तान को अंडरटेक करना होगा जो जॉइंट रिसर्च है वो भी रिवर के ऊपर, कि जिससे कि जो इम्पैक्ट है ना क्लाइमेट चेंज का उसको बेटर तरीके से स्टडी कर सकें फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्लाइमेट प्रूफिंग यहाँ पे क्या प्रोविज़न है क्लाइमेट प्रूफिंग का, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है रिवर सिस्टम को कि वो डाई करे, यानी कि जो भी रिवर सिस्टम है यहाँ पे उसको बिल्कुल से एकदम से सूखने नहीं देना है। साथ ही एग्रीइंग करना है जो फ्लेक्सिबल वाटर एलोकेशन है स्ट्रैटेजी फॉर हाई एंड लो सीज़न के लिए। साथ ही यहाँ पे फ्लड और जो ड्रॉट मैनेजमेंट है, सूखा और जो यहाँ पे बाढ़ वाला एक सिचुएशन अराइज होती है तो उसको भी इंश्योर करना है। साथ ही सेटअप करना है एक लिस्ट जो कि यहाँ पे क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर थ्रेड्स है। तो ये सारी प्रोविजंस है क्लाइमेट प्रूफिंग का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रिंसिपल कि कौन कौन से प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि वाटर शेयरिंग के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है हार्मोन डॉक्ट्रिन।
इट मीन्स कि आप देखो हर एक स्टेट जो है वो सॉवरेन है अपने वाटर रिसोर्सेज को लेकर, और हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का राइट है कि आपको जो सही लगता है अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो करे। ऑब्वियसली आप देखो इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, तो इसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम लोग वो करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैंपियन रूल। कैंपियन रूल में बात होता है कि वाटर, इट मीन्स कि जितने भी अंडरग्राउंड वाटर है या फिर फॉसिल वाटर है तो उनकी कितनी ज़रूरत है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसको कहते हैं यहाँ पे, ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होती है। हेलसिंकी रूल्स भी आप लोग देख सकते हो जो 1996 का है। इसमें भी एक प्रिंसिपल है, रिजनेबल एंड इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। इट मीन्स कि वाटर का जो यूटिलाइजेशन करना है वो रिजनेबल तरीके से ही यूज़ करना है, और ऐसा यूज़ करना है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वाटर की बस वहीं पे यूज़ हो, और साथ ही साथ जिसे ज़रूरत हो उसे वाटर पूरी तरीके से एक इक्विटेबल शेयर हो सके। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है वो हेलसिंकी रूल्स के अंदर आते हैं। एंड देन यहाँ पे बर्लिंग रूल्स है 2004 का। इसमें प्रोवाइड किया गया है बेसिन स्टेट, जितने भी बेसिन है, जैसे कि एक वाटर रिवर है तो उसकी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो होती है वो मिलाकर पूरी जितने क्षेत्र में फैले रहती है उसको हम लोग एक बेसिन एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिन स्टेट जो है उनको यहाँ पे वाटर को यूज़ करना चाहिए, जो भी इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन वगैरह है। तो इंटरनेशनल जो ड्रेनेज बेसिन है उनके बारे में जब बात किया जाता है वो यहाँ पे आपको बर्लिन रूल्स में ही देखने को मिलेगा। फाइन, तो ये सारे ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूल्स है जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर में, इंटरनेशनल जो वाटर है, रिवर है, उसके शेयरिंग को लेकर यहाँ पे बात होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखते हैं रिफॉर्म्स की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो यहाँ वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें और हम लोग क्या यहाँ पे क्या और रिफॉर्म्स करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप यू लाइक दिस लेसन, क्योंकि इस लेसन में आपका फिर से ये टॉपिक रिवीजन हो चुका है, तो अच्छी बात है कि रिवाइज होते रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग मंथली मैगजीन को फॉलो करते हो तो इससे क्या होता है ना कि सारे टॉपिक्स जो है आपका एक सर्टेन इंटरवल में रिवाइज होते रहता है जब भी वो न्यूज़ में आता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन। ये बहुत ही अच्छी एक आर्टिकल मुझे लगती है जिसमें कि हम लोग एक डिफेंस पार्ट भी अलग से यहाँ पर डिस्कस कर पा रहे हैं, वो भी इंडिया और अफ्रीका के बीच में। तो अभी आप देखो इंडिया अफ्रीका जो है वो डिफेंस डायलॉग ये रिसेंटली हुआ था जब डिफेंस एक्सपो 2022 हुआ था ना गुजरात में, तब उसी के साथ ये भी आपका उसी समय डील कर लिया गया था। तो एक्चुअली ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये बाइनियल ही होता है, और गांधीनगर जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन कहने का मतलब है कि जिस भी जगह वो एक्सपो होता है, सबमिट होती है, मीटिंग होती है, वहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उसको डिक्लेरेशन के फॉर्म में कह दिया जाता है। तो गांधीनगर डिक्लेरेशन है जिसको कि यहाँ पे 2022 में अडॉप्ट किया गया, और मेनली यहाँ पे कहा गया है कि कॉपरेशन करना है किस फील्ड में, तो सारे एरिया ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एम्पावरमेंट करके हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कॉपरेट करेंगे, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग करके जो अफ्रीकन डिफेंस फोर्स है, साथ ही पार्टिसिपेशन करके जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह आप देखते हो कि होता है दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि क्या होता है, आप देखते हो कि जब भी कोई किसी भी तरीके की डिजास्टर होती है या फिर किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो एक इंसान होने के नाते जो है यहाँ पे मदद की जाती है। तो अगर हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे इस कॉपरेशन भी है एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करके, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। साथ ही इंडिया आप देखो कि एक फेलोशिप ऑफर करता है फॉर एक्सपर्ट्स जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ से है, और ये आपका मनोहर पारिकर जो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस है स्टडीज़ एंड एनालिसिस है, यहाँ पे एक फेलोशिप ऑफर किया गया है हमारे देश के द्वारा। अब देखते हैं कि हमारा और जो अफ्रीका का डिफेंस रिलेशंस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल है, एक कंस्ट्रक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी इंगेजमेंट देखने को मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रीजन में फैला सके। साथ ही हमारी जितनी भी हमारी नहीं अफ्रीकन स्टेट की जो भी इंटरेस्ट है उसको भी हम लोग सिक्योर कर पाएंगे। तो ये भी एक बात यहाँ पे कहा जाता है। तो हमारा जो प्रेजेंस है वो बढ़ते जा रहा है इस रीजन में, जिससे क्या होगा कि अफ्रीकन नेशंस को काफ़ी मदद मिल पाएगा हमारे द्वारा। साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है। आप देखो एक शेयर्ड कंसर्न है इंडियन ओशन को लेकर। तो इंडियन ओशन वाला रीजन है जिसमें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट आता है और अफ्रीकन के कुछ कंट्रीज़ का पार्ट आता है। तो यहाँ पे क्या है, पायरेसी है। एक तो आप देखो समुद्री चोर बहुत होते हैं, मैरीटाइम टेररिज्म है, आतंकवादी भी जो है वो यहाँ पे मैरीटाइम से होते हुए ही आते हैं।
साथ ही इलीगल अनरिपोर्टेड है, यानी कि इलीगल काम यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, जो व्यापार वगैरह होती है तो उसमें भी आप देखते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में इलीगल सामानों का जो है वो इलीगल तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आप देखो कि इंडियन ओशन के रीजन से होते हुए आगे बढ़ता है। तो इसलिए अगर हम लोग इस तरीके के डिफेंस एक्सपो में भाग लेते हैं या फिर इस तरीके का डिफेंस रिलेशन भी हम लोग अगर बढ़ाते हैं किसी कंट्री के साथ, तो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगा। साथ ही जो सी लेंस है कम्युनिकेशंस का, उसको भी हम लोग सिक्योर कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देखो कि इंडियन ओशन में चोक पॉइंट्स है। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ कहाँ चोक पॉइंट्स है। तो ये आप देखो, ये हमारा प्यारा भारत, फाइन। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि यहाँ पे आपका मलेशिया है, इसको यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। मलेशिया और साथ ही साथ आप देखो कि इंडोनेशिया वाला एरिया है, इसको यहाँ पे जोड़ता है। उसके बाद बब ए मल्डेन है, बब एल मंडेब, यहाँ पे आप देखो गल्फ़ ऑफ एडन है, ठीक है। उसके बाद और चौक पॉइंट कहाँ है, तो चौक पॉइंट एक ऊपर भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे आप देखो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमन को ये जोड़ता है। साथ ही बब एल मंदेब की बात करें तो ये रेड सी है और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन है, इसको जोड़ता है। नीचे आओगे तो यहाँ पे मोज़ाम्बिक्यू चैनल देखने को मिलेगा, मोज़ाम्बिक्यू चैनल जो कि यहाँ पे मडागास्कर और मोज़ाम्बिक्यू के बीच में, मोज़ाम्बिक्यू जो कि आपका यहाँ पे अफ्रीकन स्टेट है। तो ये अगर हम लोग देखें हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे है, जो इसमें 4 देश है, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। और इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका केनिया है, तंजानिया है, मोज़ाम्बिक्यू है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देखो 4 देश है, एक है जिबूती, इथोपिया, एरिट्रिया और साथ ही सोमालिया, फाइन। सो ये सारे चोक पॉइंट है इंडियन ओशन में। तो इस सारे चोक पॉइंट को भी यहाँ पे बिल्कुल बेटर तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो बने रहे, तो इसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा। साथ ही टेररिज्म जो है उसके अगेंस्ट में भी हम लोग फाइट कर पाएंगे। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और इंडिया है जो कि टेररिज्म के विक्टिम हैं। हम लोग तो बिल्कुल सताए हुए हैं, जैसे आप देखो बोको हरम हो गया, अल साहब है, जैसे मोहम्मद है, अल-कायदा है। तो इन सब से जो है आप देखो कि हम लोग तो ऐसे भी सताए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया इनके द्वारा हमें। तो इस पर भी कहीं ना कहीं काबू कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन वाले रीजन में, आप देखो आज के डेट में चाइना का जो दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। साथ ही जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, डिफेंस के मामले में आप देखो कि जो भी यहाँ पे मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसको एक्सपोर्ट करने में भी हम लोग यहाँ पे बूस्ट हो पाएंगे। तो ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ पीस कीपिंग मिशन को भी सपोर्ट मिल पाएगा। पीस कीपिंग मिशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस को काफ़ी हेल्प कर सकेगा, कि जिससे कि जो भी यहाँ पे आप देखते हो शांति फैलाने के लिए जो भी यहाँ पे मिशन वगैरह चलता है उस पर हम लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस तो हैं, देखिए हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, जहाँ पे भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा वहाँ पे नुकसान है। तो हम लोग फ़ायदा के बारे में तो देख लिए, नुकसान थोड़ा समझ लेते हैं। इससे क्या होगा कि चाइना का प्रेजेंस बढ़ेगा। चाइना की जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्टिविटीज़ है अफ्रीका में, जैसे कि डिफेंस अटैच प्रेजेंस है, नेवल शिप विजिट्स है, आर्म सेल्स है, तो इन सबसे क्या होगा कि मिलिट्री कॉपरेशंस जो है उसको सपोर्ट मिल पाएगा। तो अगर मिलिट्री को सपोर्ट मिल पाएगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स किसको हो रहा है, हमें होगा। लो कैपिटल एलोकेशन है, हम लोग यहाँ पे चोक पॉइंट तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ कर लिए, लेकिन चोक पॉइंट को और भी ज़्यादा टैकल करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे कैपिटल की एलोकेशन है वो बहुत कम है, फाइन। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो अफ्रीका में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप देखो 51 कंट्रीज़ हैं, उनमें आपस में ही कुछ देश बहुत अमीर है, कुछ देशों में आप देखो कि वो बहुत गरीब कैटेगरी में आते हैं। अमीर तो बहुत नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कुछ मॉडरेट लेवल के भी हैं, लेकिन गरीब कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। तो इनके बीच में आप देख सकते हो कि आपस में ही ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है। साथ ही गैप है प्रॉमिस और डिलीवरी के बीच में, कि हमने क्या प्रॉमिस किया, कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे और किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या डिलीवर कर पा रहे हैं वहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही मैरीटाइम जो क्राइम थ्रेट है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। कुछ कंट्री ऐसे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहाँ पे पायरेसी जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो समुद्री चोर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बसे होते हैं और उनका काम ही है, उनका जो डेली लाइफस्टाइल जो बीतता है ना, वो समुद्री जो भी जितनी जहाज़ें हैं
उनमें से ही उनको चोरी करके ही वो बीतता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा था कि एक बार क्या हुआ था कि स्वेज कनाल जो है वहाँ पे चौक हो गया था इजिप्ट के बगल में। तो उसमें भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे वेजल्स वगैरह वहाँ से क्रॉस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसको भी लूट लिया जाता है, चोर जो है वहाँ पे भी पायरेसी वगैरह का काम होता है। तो ये एक हाई आप देख सकते हो कि इंसिडेंट्स है, जैसे कि आप देखो गल्फ़ ऑफ एडन में देखने को मिलेगा, नाइजर डेल्टा रीजन में, गल्फ़ ऑफ गुनिया में जो कि वेस्ट अफ्रीका में है। तो ये सब जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें। साथ ही एरिया ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे न्यू और इमर्जिंग थ्रेट तो निकल कर आ रहा है, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। तो आज के डेट पहले क्या होता था कि पैसे पर्स चोरी करते थे लोग, उसमें पैसे होते थे, आज की डेट में हमारा बैंक अकाउंट ही साफ़ कर देते हैं। तो ये एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके बीच में आप देखो कि एक अच्छा खासा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसके कारण इंडिया की जो इंगेजमेंट है इस रीजन में उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो इन्फ्लुएंस है नॉन स्टेट एक्टर्स का वो बढ़ते जा रहा है, वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर का। तो जो इम्पैक्ट है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिस्ट का और जो थ्रेट यहाँ पे दिया जा रहा है मल्टीलैटरल सिस्टम का, जो कि आप देखते हो पॉपुलिज्म में ये सब के कारण जो है यहाँ पे मिलता है। तो इससे भी आप लोग देखो कि इन्फ्लुएंस जो ये बढ़ते जा रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंजेस जो है वो हमारे देश के लिए है। तो ये भी एक अलग ही इशू निकल कर आता है। वे फॉरवर्ड में बात करें तो यहाँ पे क्या है कि एक पैन अफ्रीकन अप्रोच हम लोग को डेवलप करना होगा। मेनली क्या है ना कि देखिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है कि हमें क्या करना है कि एक इक्वालिटी वाला अप्रोच लेकर चलना है, और मेनली हम लोग को यहाँ पे पैन अफ्रीकन अप्रोच लेकर चलना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस लाएंगे या फिर कुछ भी हम लोग करना चाहेंगे तो वो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में करेंगे। इससे क्या होगा कि पहले हम लोग समझ पाएंगे कि अफ्रीकन की नीड क्या है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। नेक्स्ट है कि हमें जो बायलैटरल इंगेजमेंट है उसको इन्हांस करना होगा। जो लेवल है मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट का विथ लीडिंग कंट्रीज़, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, अंगोलिया है, हाँ अंगोला है, तो उनके साथ हम लोग यहाँ पे इन्हांस करके कर सकते हैं। साथ ही प्रायोरिटाइज़ करना होगा जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है अफ्रीका के साथ, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसको अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हम लोग को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना होगा। साथ ही हम लोग को जो भी प्रोजेक्ट है और जो भी ज़रूरत का काम हम लोग करते हैं उसको हम लोग को टाइमली काम करना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे द्वारा जो भी प्रोजेक्ट लगाया जाता है, चाहे वो अफ्रीका में हो, ईरान में हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हम लोग ने टाइमलाइन दिया है कि अगर चलो 5 साल 10 साल में कवर हो पाएगा, हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे, पर हम लोग करते ही नहीं है। अपने देश में नहीं करते लेकिन दूसरे देश में तो और भी नहीं करते। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना होगा, नहीं तो रिश्ते ख़राब होते। जैसे आप ईरान का हालत देख सकते हो कि चाबार पोर्ट के बाद जो जहरान तक यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाना है वो ईरान ने हमसे वो प्रोजेक्ट छीन के चाइना को दे दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइना जो है वो टाइम पे जल्दी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। तो ये एक बेइज्जती भी होती है और रिलेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक भी होता है, तो इसलिए इस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। साथ ही जो न्यू एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे न्यू एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसको एक्सप्लोर करें। साथ ही जो विजिबिलिटी है इंडियन डिफेंस फर्म्स की अफ्रीकन मार्केट में उसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारा काम यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ ये जो डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं इसके साथ साथ हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखते हैं कि इंडिया अफ्रीका मीन्स हमारे बीच में जो अभी इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारे रिलेशन को बूस्टअप करने के लिए, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंडिया अफ्रीका जो फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है 2019 का, इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली बात किया जाता है कि जो फिर यहाँ पे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लाया गया है। उसके अलावा इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर जो कॉन्क्लेव है वो 2020 में ये हेल्ड हुआ था, जिसके तहत यहाँ पे स्पेशली फोकस किया गया था डिफेंस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में। साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो उन सारे बेनिफिशरीज में हैं जो कि इंडियन नेवी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में आते हैं, तो इस पर भी हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया बहुत सारे जो सेवरल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है उसमें हम लोग ने यहाँ पे भाग लिया। साथ ही बायोलैटरल इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, जैसे कि आप देखो जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट्स है, तो इन सब में भी हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि हमारा यहाँ पे रिलेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो सके। ओके, सो दीज आर द न्यू इनिशिएटिव्स जो कि हम लोग ने लिया था। इसके अलावा आप देखो कि हम लोग चाहते हैं कि अफ्रीका में डेवलपमेंट हो, अफ्रीका में पीस हो, सिक्योरिटी हो, तो इसके लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि हम लोग इस पर क्या फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो अफ्रीकन डिफेंस है, मिलिट्री हो गया, नेवल हो गया, सिविलियन पर्सनल है, तो उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है
उसको इंश्योर कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ट्रूप्स और जो यहाँ पे पुलिस यूनिट है उसको, जैसे कि विमेन फोर्स भी पार्टिसिपेशन हम लोग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ओके ओके, तो ये सारी बातें रही। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिया डिफेंस जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशन देख रहे थे, इसमें हम लोग समझ पाए कि कहाँ कहाँ हम दोनों कंट्री में ये चोक पॉइंट है। इस मैप को ध्यान से देखिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा हम लोग ने देखा कि हमारे इस डिफेंस से क्या ही यहाँ पे जो है बूस्ट मिलेगा और चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमारे तरफ से इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि देखिए ये एक ऐसी आर्टिकल है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगेन फिर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पर फिर से बात करेंगे और जो भी यहाँ पे बातें हैं, जो भी इस टॉपिक के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो सब फिर आपका रिवाइज होगा। फाइन, तो चलिए यहाँ पे रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं और पहले अभी ये देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए हमारे द्वारा यहाँ पे रिफॉर्म्स वगैरह प्रेजेंट किया गया है और जिससे कि हम लोग सिक्योरिटी और जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है जो कि आज के डेट में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो है वो फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है और किस तरीके से काम हो रहा है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब पहले फैक्ट्स समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। तो जो पहली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है वो 1948 में हेल्ड हुआ था और फिर यहाँ पे क्या था कि मिलिट्री जो ऑब्जर्वर है वो वेस्ट एशिया में डिप्लॉय किया गया था। फाइन, इसके अलावा आप देखो इसका एम है कि यहाँ पे सस्टेनेबल सिक्योरिटी और पीस जो है वो इन देशों में यहाँ पे आपका सिक्योर करना है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो मेंटेन करना है पीस एंड यहाँ पे सिक्योरिटी, और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो सिविलियन है उनको प्रमोट करना है, यानी कि जिस भी देश में अगर जा रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे और पीस मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को पहले यहाँ पे पीस प्रोवाइड करना है। साथ ही अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे असिस्ट करना होगा डिसआर्मामेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे आप देखते हो कि कोई देश है जिसमें कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, अभी आप लोग देख रहे हो कि कैसे बेतहाशा वो लोग लड़े जा रहे हैं, तो उनके पास जितने भी हथियार है, वेपन्स है, उन सबको डिस्ट्रॉय करना, डीमोबिलाइजेशन करना। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस भी फैसिलिटेट करना। इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना है। और साथ ही साथ आप देखो कि इलेक्शन को भी ऑर्गेनाइज़ करने का काम यहाँ पे है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो डिसीज़न लिया जाता है वो पीस कीपिंग मिशन को भेजा जाता है, यानी कि जिस भी देश के पीस कीपिंग मिशन है उनको यहाँ पे भेजा जाता है और ये जो आपका डिसीज़न है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट की बात करें तो बेसिकली ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं मिलिट्री और पुलिस पर्सनल में, और ये यूनाइटेड नेशन कमांड के तहत ही आते हैं। फाइन, तो अदर इंटरेस्टेड स्टेट भी देखें तो वो भी अपना खुद का सेपरेट जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको यहाँ पे भेज सकते हैं, जिससे कि यूनाइटेड नेशन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी कंट्री यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में है उन वही सिर्फ यहाँ पे पीस कीपिंग में जो है वही सिर्फ यहाँ पे पीस कीपिंग में भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। और भी देश है जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने आर्म्ड फोर्सेस को भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। टिल नाउ आप देखो 71 पीस कीपिंग ऑपरेशंस है 1948 से, और 12 करेंट अभी जो है वो चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि इस मिशन का रेलिवेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स मेनली क्या है कि यहाँ पे कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस तरीके का काम करते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे भी अशांति है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे पीस प्रोवाइड करने के लिए कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हायर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, अगर मिशन की कॉस्ट देखें तो ओनली 0.4% जो है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इतने कम रेट में ही आप देखो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स मिशन मिल जाते हैं, तो एक बेटर रिटर्न आप कह सकते हो कि यहाँ पे बेनिफिट जो है वो बहुत बेटर है। साथ ही राइज इन थ्रेट्स है, अगर देखें तो आज के डेट में लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि एसिमेट्रिक थ्रेट्स को ये फेस कर रहे हैं, बट इनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज है नहीं कि वो इसी को फाइट करने के लिए यहाँ पे देखें। फाइन, अब देख लेते हैं यहाँ पे आप देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री यहाँ पे जो पर्सनल है। सबसे पहली बात है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सबसे पहला काम इनका है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इलेक्शन वगैरह होता है तो उस समय भी, साथ ही सिविलियंस और जो अदर यूनाइटेड नेशन पर्सनल है उनको प्रोटेक्ट करना, मॉनिटर करना, जो भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है उनको भी बेटर तरीके से मॉनिटर करने का काम किया जाता है। साथ ही ऑब्जर्व करना जो भी पीस प्रोसेस है,
और फिर असिस्ट करना कंट्री मिलिट्री पर्सनल जो कि ट्रेनिंग और सपोर्ट देकर यहाँ पे जो है उनको मदद देना, फाइन। उसके अलावा देखें तो असिस्ट करना जो एक्स कॉम्बिनेंट्स है, यानी कि इस पीस कीपिंग फोर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी यहाँ पे फोर्सेस है उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करना। तो ये सारे आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइन। लेकिन 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है, इनकी प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कंसेंट है, देन यहाँ पे इम्पार्शियलिटी है, देन नो यूज़ ऑफ फोर्स है। यहाँ पे आप देखो पीस कीपिंग यानी कि शांति से ही शांति फैलाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डरा धमका के या फिर वेपन वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पे शांति फैलाना है, ऐसा नहीं है। कंसेंट की बात करूँ तो मिशंस जो है वो डिप्लॉय किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ द मेन पार्टीज जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी है, ये बातें की गई है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इम्पार्शियलिटी है, इट मीन्स कि पीस कीपर्स जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। 2 पार्टी है तो कभी भी किसी पार्टी का यहाँ पे साथ देने का ज़रूरत नहीं है, दोनों पार्टी का इक्वल तरीके से यहाँ पे साथ देने की ज़रूरत है, इस तरीके का यहाँ पे पीस कीपर्स होते हैं। साथ ही नो यूज़ ऑफ फोर्स, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी तरीके की वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे बातों से सुलझाया जाएगा, समझाया जाएगा और शांति फैलाया जाएगा, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग देखें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है तो A4P है, एक्शन फॉर प्रेजेंस। तो इसके बारे में समझते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्शन फॉर प्रेजेंस जो कि डिक्लेयर किया गया था 2018 में, और यहाँ पे 8 प्रायोरिटी कमिटमेंट एरियाज़ हैं। A4P+ अगर देखें तो ये इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। A4P+ प्रायोरिटीज़ अगर देखें तो कलेक्टिव कोहेरेंस कहा जा रहा है, यानी कि पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है उसके पीछे यहाँ पे जो कलेक्टिव कोहेरेंस है उसके बारे में बात हो रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो और क्या है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑपरेशनल इंटीग्रेशन है, एक साथ मिलकर काम करना है। साथ ही कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, माइंडसेट एक होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो जितने भी पीस कीपर्स हैं वो आंख बंद करके अपना काम करे, ये ज़रूरत नहीं है कि उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन उनको पूरी अच्छे तरीके से काम करना है। अकाउंटेबिलिटी पीस कीपर्स का यहाँ पे तो हमने देख ही लिया। साथ ही स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कम्युनिकेशंस है यहाँ पे पीस कीपर्स का वो यहाँ पे बेटर तरीके से हो, और हमारे जो होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट तो करना ही है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट जो फैक्ट्स बताने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं पीस कीपिंग मिशन में हमारा क्या रोल है। आज के डेट में आप देखो कि हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है, जितने भी ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है, तो एक विन विन सिचुएशन आप कह सकते हो। साथ ही इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का है वो हम लोग का उसी समय से स्टार्ट हो गया था जब कोरिया में 1950 में ये चल रहा था, ठीक है। तो हमारा जो कॉपरेशन है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में। साथ ही हम लोग यहाँ पे 3 इंटरनेशनल कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे वियतनाम को, कंबोडिया को और लाओस को कंट्रोल करें। साथ ही 2007 में क्या था कि इंडिया जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने ऑल वीमेन कंटिजेंट को इस मिशन में उतारा था। तो वीमेन को भी इस मिशन में लाने में सबसे पहले हम ही लोग यहाँ पे भागीदारी बने। साथ ही हम लोग पहले कंट्री थे जिसमें कि हम लोग ट्रस्ट फंड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और अब्यूज़ है उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले देश बने। साथ ही आज तक देखें तो हमारे द्वारा जो है 2.5 लाख से भी ज़्यादा ट्रूप्स और जो पर्सनल है वो प्रोवाइड किया गया है इस मिशन में। और टाइम एंड अगेन अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी रिफॉर्म्स वगैरह करते रहते, तो इस बार भी हम लोग रिफॉर्म लेकर आए हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के द्वारा काफ़ी चैलेंजेस फेस किया जाता है। सबसे पहला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज है, यानी कि नॉन इंक्लूसिव है। ट्रूप और जो पुलिस है वो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनका कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रोल नहीं होता। इट मीन्स कि इनको ऊपर से जो ऑर्डर आता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का जो ऑर्डर आता है बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, इनको अपने से कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। साथ ही यहाँ पे फाइनेंसिंग अगर देखें तो कैश फ्लो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे डिस्कशन इसका चल रहा है। इनएडिक्वेट पावर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट की बात करें तो उसमें पावर भी उतने अच्छे तरीके से नहीं है। यहाँ पे रिडंडेंट मिशन है। रिडंडेंट मिशन की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन जो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज है उसमें ये बात किया जा रहा है कि ये जो मिशन है वो भी इतना बेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया में और पाकिस्तान में, वो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिससे कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज़ फायर स्टार्ट हुआ था, यानी कि समझौता करना जो दोनों स्टार्ट किए थे, तो उस समय ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बना था। अब ऑपरेशनल चैलेंज देखें कि कहाँ कहाँ पे ये काम नहीं कर पा रहे, तो इंटरनेशनल सपोर्ट की कमी है। इस मिशन की अगर हम लोग फेल्योर देखें
तो बेसिकली बात ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे देश जो है इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं इस पीस कीपिंग मिशन में। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है। साथ ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की राइज़ अगर हम लोग देखें कि बहुत टाइम से अगर हम लोग देखें तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ये जो है पीस वगैरह को काफ़ी ब्रोक करती है। तो अगेन एक प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आता है। सेफ्टी इशू भी एक कंसर्न है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह भी होते हैं, साथ ही ब्रेक डाउन होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए थोड़ा रिफॉर्म्स देख लेते हैं जो कि हमारे द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो सबसे पहले है कि डिसीजन मेकिंग पावर, जो भी ट्रूप्स और पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस एक जो नहीं होता है कि जो भी ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसी को फॉलो कर रहे ब्लाइंडली, ऐसा नहीं है। उनके पास भी एक अधिकार होना चाहिए। साथ ही क्लियर और रियलिस्टिक मैंडेट्स होना चाहिए। पीस कीपिंग मिशंस जो है वो यहाँ पे क्लियर और रियलिस्टिक मैंडेट्स के साथ काम करें। और यहाँ पे प्रूडेंट डिप्लॉयमेंट भी होनी चाहिए। जो पीस कीपिंग मिशंस है वो यहाँ पे फुल रिकॉग्निशंस उनको मिलना चाहिए, और जो मिशन है उसका भी एक्सेस होना चाहिए। सारे मिशन कंपोनेंट का जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो मिलिट्री हो या फिर सिविलियन हो, ये सब यहाँ पे जो है बेटर तरीके से दिखना चाहिए और उनको कंसीडर भी करना चाहिए। रीजनल अप्रोच लेकर चलो। कुछ रीजनल और सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कहीं पे भी देशों में आप देखो तो मेडिएशन करना ज़रूरी होता है। सीज़ फायर को मॉनिटर करते रहो कि यहाँ पे अगर बीच बचाव हो गया है तो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें भी के पीछे षड्यंत्र है। कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को यहाँ पे है और ज़्यादा डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पीस कीपिंग मिशंस जो है वो यहाँ पे एग्ज़िट जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हो। साथ ही कॉपरेशन हो होस्ट के साथ, जो भी होस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ कॉपरेट करके ही चलना चाहिए। सेफ्टी होना चाहिए। पीस कीपर्स जो है सबसे पहले क्या है कि वो शांति फैलाना जानते हैं, लेकिन कई बार उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है, तो इसलिए उनके सिक्योरिटी और सेफ्टी की भी बात की जाती है। सिक्योरिटी होना चाहिए सिविलियंस का, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसको इंक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी हर एक जगह एडवांस हो चुका है। तो हम लोग भी सिक्योरिटी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो सके। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग है वो एक वन ऑफ द मेनी ग्लोबल पब्लिक गुड्स में से एक है। तो ये डिज़ायरेबल है कि किस तरीके से हम लोग एक रोबस्ट रिजिम बनाएं और जो कि आज की डेट में जो भी इश्यूज़ है वो गवर्न हो सके। तो एक इंडियन इंटेंशंस जो है वो एफर्ट है इस डायरेक्शन में, यानी कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पीस कीपिंग मिशन को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिले और इन पे और बेटर तरीके से काम हो सके आगे आने वाले दिनों में। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये आर्टिकल भी आपको समझ में आया होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम अगर ज्वाइन करनी है जो कि टेलीग्राम में चल रहा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। यूपीएससी और 67 बीपीएससी मेंस के लिए भी चल रहा है। इसके अलावा कोई भी डाउट करी सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए। इसी तरीके से विजन है इसकी मैगजीन्स को हमारे साथ डील करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।